नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों इसी रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर से मैं मनीष कुमार सागर सिविल सर्विसेज की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हूँ और यहाँ पर सम्मान सीरीज के अंतर्गत मूल विधि के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो हैं यूथ पब्लिकेशन के हैं। राउंड 51 का जो इनकाउंटर सीरीज है उसके प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ की जो क्लासेस करवाई जाएंगी उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके चीज़ों को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। तो काफ़ी चीज़ें और करने का मन करता है ना। बाकी चीज़ें तो आप थोड़ा बहुत समझते ही हैं। क्या आप सभी लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो रही हैं? एक बार कंफर्म कर लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, श्री अमीर रजा या पंडित गोविंद बल्लभ पंत? बताइए। जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, किस समय की बात की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा यह 1946 से लेके 1951 के पास की बात की जा रही है, क्योंकि इस समय जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने इस पर जो है जमींदारी उन्मूलन समिति पर जो है अच्छे से काम किया था। अच्छा, यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो हो सकता है उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन थे उस समय पे? उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था हुकुम सिंह। हुकुम सिंह, ठीक है, यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस वाद में अवधारित किया गया है, यानी कि कहा गया है? बताइए। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ, पीपल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, रूपा अशोक खुर्रा बनाम अशोक खुर्रा या उपरोक्त सभी? किसमें कहा गया है कि एक अपंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रिट के लिए आवेदन दे सकता है और यह किसी जब सार्वजनिक हित की बात करता है तो ये ऐसा किस वाद में कहा गया है? बताइए। तो किस वाद में कहा गया है? तो अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित दो कथनों के बीच सही संबंध को चुनना है आपको। जनहित याचिका, जिसे PIL कहा जाता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अधिस्थिति यानी कि लोकल स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। अभी मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। जनहित याचिका अधिस्थिति यानी कि लोकल स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यगत एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हिंदी काफ़ी जटिल स्तर की इस्तेमाल की गई है, तो आपको इनसे अवगत जरूर होना है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बन के आते हैं कि आपको चीज़ें पता भी रहेंगी तो भी आप चीज़ें समझने में अगर गलती कर दिए तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती है ना। आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि लोकस स्टैंडी क्या होता है। लोकस स्टैंडी का अर्थ क्या होता है? मुकदमा दायर करने का अधिकार या फिर अदालत में खड़े होने का अधिकार, इससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर पत्र काव्य का मतलब क्या है? तो पत्राचार से है। ठीक है, एक पत्र जो दूसरे को लिखे जाते हैं उसमें जो है केस के संबंध में उसकी बात की जा रही है। तो बताइए कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इसकी जो व्याख्या है, जनहित याचिका PIL लोकस स्टैंडी के नियम का विस्तार करती है, बिल्कुल सही है। और जनहित याचिका में जो है पत्र काव्यगत एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक और सवाल, बड़े ज़बरदस्त सवाल आ रहे हैं। सत्य कथन को चुनना है आपको। बताइए। वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट के वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा होम पेज डालकर किया जाता है। बताइए। वेब डिफेंसमेंट एक प्रकार का अपराध है और उसके बारे में चीज़ें बताई गई। ईमेल स्पूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है। ठीक है,
साइबर कूट रचना में अपराधी कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर्स के जरिए कूट रचना का अपराध करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से कथन सही हैं? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। जैसे वेब डिफेंसमेंट एक प्रकार का जो है ऐसा अपराध है जिसमें किसी कंप्यूटर की वेबसाइट के जो ओरिजिनल होम पेज होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा पेज जो है प्रवेश कर दिया जाता है, ठीक है। और ईमेल स्पूफिंग जो होती है यह किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है, तो इसे ईमेल स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। और साइबर कूट रचना जो होती है, जब कूट रचना का अपराध जो है कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है तो इसे साइबर कूट रचना के नाम से जाना जाता है। तो तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान एक प्रकार का साइबर अपराध है, हमला है, जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ से ट्रैफिक वेबसाइट को भरते हैं। बताइए इसे क्या कहा जाता है? स्पूफिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, साइबर स्टॉकिंग या फिशिंग, क्या कहा जाता है इसे? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को जो है प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। सिंपल सा समझना है, एक नेटवर्क या सिस्टम को प्रतिबंधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही सवाल को कई एंगल से पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं, क्योंकि बार बार आपको चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो चीज़ें आप यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें रिवाइज़ कर लें, ठीक है। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? बताइए। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कौन करता है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 की धारा 66C के अधीन जो है अपराध का विचारण कौन करता है? तो ये प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट करते हैं। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और सूचना तकनीकी अधिनियम जो है ये कब का है? ध्यान रखिएगा, ये 2000 का है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद जो है वो साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? आपके विकल्प जो दिए गए हैं उनके आधार पे ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो साइबर स्पेस को जो है के संबंध में सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट या वेबसाइट का अभिगमन कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है, ठीक है। यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है, यह भी सही है। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक डिजिटल उत्पाद के संचरण और वितरण को सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये जो साइबर स्पेस जो शब्द है इसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो है परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गलत पूछा गया है कि कौन सा जो है साइबर स्पेस शब्द को डिकोड नहीं करता, यानी कि उससे संबंधित स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। साइबर स्पेस शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जो है परिभाषित नहीं किया गया, चीज़ जरूर ध्यान रखना। चलिए, हमारा अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है, बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 कब पारित किया गया है? तो कब पारित किया गया है? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9 जून 2000 को पारित किया गया है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार, उपरोक्त दोनों अधिकार, या गिरफ्तारी के आदेश को असंवैधानिक करार देने का अधिकार? बताइए 22(5) में किस अधिकार को दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति को? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों हो जाएगा। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, यानी कि कोई भी अधिकारी द्वारा जो है किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है इसको जानने का उसको अधिकार होता है। और गिरफ्तारी के जो आदेश के विरुद्ध होते हैं अभ्यावेदन जो है करने का अधिकार होता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जो है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो है
किसी न किसी व्यक्ति को जो है करने का उसको अधिकार होता है। तो ये दोनों अधिकार जो है 22(5) में दिए गए हैं। चलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, बताइए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जो अधिनियम होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, अधिकतर उनका विस्तार पूरे भारत पर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच, विवरण, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, बताइए। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कोई न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही के में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, पुनरीक्षण की जो शक्तियां होती हैं उनको जो है यह प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है, बताइए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का संक्षिप्त रूप कौन सा है? क्रमांक 49 सन 1988, क्रमांक 29 सन 1975, क्रमांक 19 सन 1989, क्रमांक 35 सन 1982, बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप जो है क्रमांक 49 सन 1988 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, संपत्ति के हस्तांतरण पर, भूमि, भवन एवं सोना के हस्तांतरण पर या अंशों के हस्तांतरण पर, बताइए। पूंजी संपत्ति यानी कि पूंजी जो लाभ होता है वो किस पर उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा, किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर जो है पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। ठीक है, पूंजीगत जो परिसंपत्ति के स्थानांतरण से पूंजीगत लाभ परिणामित होता है यानी कि उत्पन्न होता है। और पूंजीगत संपत्ति को ध्यान रखिएगा, पूंजीगत परिसंपत्ति जो होती है उसको आयकर अधिनियम की धारा 214 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। ये जो पूंजीगत परिसंपत्ति होती है आयकर अधिनियम की धारा 214 यानी कि ब्रैकेट में रहता है तो एक एक अंक के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें इसको जो है परिभाषित किया गया है। आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि पूंजीगत परिसंपत्ति की जो परिभाषा है किसमें परिभाषित किया गया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 214 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, चलिए। सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन की दर से जो है जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो सूचना का जो अधिकारी होता है बगैर किसी समुचित कारण के, यानी कि उसके पास किसी कारण का ना हो या कोई कारण वह बिना बताए आवेदन लेने, यानी कि वो चाहे वो आवेदन एक्सेप्ट करे या फिर सूचना ना देने पर जो सूचना आयोग है उस अधिकारी पर कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड आरोपित कर सकता है। तो कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा, वह 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है उस पर दंड आरोपित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है। ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 का है और इसकी धारा 20 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार आपको पता ही होगा, सूचना का अधिकार जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, यहाँ पर लिख लीजिए, RTI का जो है ये जो है 2005 का है। और ध्यान रखिएगा इसकी धारा 20 में इस बात का जिक्र किया गया है, धारा 20 में, कि जो इन्फॉर्मेशन ना देने के संबंध में जो जुर्माना लगेगा अधिकारी पर 250 रुपये का लगेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में जो है सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है, बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सूचना जो है प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है, किस धारा में इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों किस धारा में किया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 जो है सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता है कि सेंसिटिव मामला होता है तो सूचना जो है नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है कहाँ पर, तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। चलिए,
किस संगठन को जो है 7 से 9 अक्टूबर को 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में जो है परिभाषित किया गया है? बताइए। मानव अधिकार संगठन, पेरिस सिद्धांत, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा या वैश्विक अधिकार। इनमें से किसको 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के जो संवर्धन और संरक्षण के लिए सम्मेलन को आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो है उसमें शामिल हुआ गया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में जो है किसको परिभाषित किया गया था? तो किसको परिभाषित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा पेरिस सिद्धांत को। ठीक है, किसको परिभाषित किया गया था? तो पेरिस सिद्धांत को। इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें सुन लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है और 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर जो है आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को जो है अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है संकल्प लिया गया था। 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा महासभा द्वारा एक संकल्प जो है 48/134 इसके माध्यम से जो है इसको क्या किया गया था? समर्थित किया गया था। ये जो पेरिस सिद्धांत हैं इसके आधार पर जो मानव अधिकारों को जो है समर्थित किया गया था, किसके द्वारा? 48/134 संकल्प के द्वारा। तो दोस्तों थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की परिस्थिति क्या है? बताइए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक, भारतीय दंड संहिता धारा 1860 की धारा 21 में लोक सेवक, अभियोजक, उपरोक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है उसकी धारा 39 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी जो हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत जो हैं वो लोक सेवक कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उसको परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? परिवाद का मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे कोई भी जो मानव अधिकारों से संबंधित पत्राचार है उनको किन भाषाओं में भेजा जा सकता है? बताइए। मातृभाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में, या अंग्रेजी में? क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें किसी भी भाषा में जो है इसे भेजा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? तो ये कहाँ तक हो जाएगा? संपूर्ण भारत तक है। तो ऐसे जो हैं अक्सर बहुत ज़्यादा संभावना रहती कि वो पूरे भारत में लागू होते हैं। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा, लिखित होगा, 2 प्रतियों में होगा, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होगा, या उपरोक्त सभी होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की है इसकी धारा 63 में इस बात का जिक्र किया गया है, धारा 63 में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रत्येक समन जो है लिखित रूप में और 2 प्रतियों में होगा, लिखित रूप में होगा और 2 प्रतियों में होगा, ध्यान रखिएगा, और तथा उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा वह हस्ताक्षरित भी होगा। न्यायालय के द्वारा जो हस्ताक्षरित है, यहाँ का पीठासीन अधिकारी जो होगा उसके द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा।
ठीक है, तथा उस पर न्यायालय की मुद्रा भी लगेगी, यानी कि मोहर भी उसकी लगी रहेगी। तो डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। लिखित भी होगा, 2 प्रतियां होंगी, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा, तो ये चीज़ आपकी डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? बताइए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो धारा 38L में किया गया है। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1972 में। आप सभी लोगों को पता ही होगा ये। दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा 1 है, इसके अनुसार इसके नाम के बारे में एक बात की गई है। धारा 1 में यह कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, अर्थात यह क्या है, अधिनियम 1972 में पारित हुआ है। इसको एक नाम दिया जाएगा, यानी कि पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, इसका नाम क्या है? वन्यजीव अधिनियम 1972 भी कहा जाएगा, या ब्रैकेट में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी कहा जाएगा। ये धारा 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक वातावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 21? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 51A है। ये क्या है? एक प्रकार के मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, इसमें कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य जो है आरोपित करता है। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो हैं न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसे किसी प्रकार का जो है दंड नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो धाराओं की संख्या कितनी है? तो धाराओं की संख्या 26 है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अध्याय कितने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अध्याय इसमें कितने हैं? तो अध्यायों की संख्या है 4। ठीक है, चलिए। चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट होता है? बताइए। चेतावनी देने वाले जो चिन्ह होते हैं किसको निर्दिष्ट करते हैं? वाहन चालक को, जनता को, पुलिस को, या उपरोक्त सभी को? किसको जो है निर्दिष्ट करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, किसको निर्दिष्ट करते हैं? वाहन चालक को। जो रोड के किनारे जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत रोड के किनारे जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो वाहन चालक को जो है निर्दिष्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह होते हैं ये किस रूप में होते हैं? ये गोलाकार आकृति में होते हैं, गोलाकार आकृति में होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है? बताइए। मोटरयान जो अधिनियम है उसमें किस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है? तो किस धारा के तहत? तो धारा 107 के तहत जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। ध्यान रखिएगा, मोटरयान जो अधिनियम है ये कब का है? तो ये 1988 में पारित किया गया था। ठीक है, कब? 1988 में। चलिए देखिए, अगला सवाल वही मिल गया। मोटरयान अधिनियम 1988 में कितने अध्याय जो है दिए गए हैं? बताइए, कितने अध्यायों में जो है इसे वर्णित किया गया है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 को कितने अध्यायों में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 14 अध्यायों में इसे वर्णित किया गया है। और इसमें जो है धाराओं की संख्या कितनी है? जैसे अध्यायों की संख्या 14 हो गई और धाराओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें धाराएं कितनी हैं? तो ध्यान रखिएगा, धाराओं की संख्या है 217। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब प्रवर्तित हुआ? बताइए, कब लागू हुआ है? तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है 30 जनवरी 1990 को प्रवर्तित हुआ। ध्यान रखिएगा, कब? 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1990 को जो है लागू हुआ है। इसमें जो है कुल धाराओं की संख्या कितनी है? इसमें धाराएं जो हैं, इसमें धाराओं की संख्या है 23। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
हमारा अगला सवाल, किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कितनी धाराएं हैं? तो कुल 112 धाराएं हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो है यह 2005 का है और इसको जो है राष्ट्रपति से जो है स्वीकृति कब मिली है? तो ये मिली है 13 सितंबर 2005 को। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब का है? तो ये 2005 का है। चलिए हमारा अगला सवाल, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के किस सिद्धांत का एक प्रकार है? बताइए, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पीड़ित प्रतिकर स्कीम जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड जो है किस सिद्धांत के एक प्रकार के रूप में है? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का एक प्रकार माना जाता है इसे। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बड़ा भी सवाल है, ध्यान रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए। यह कौन सा केस है? बताइए कौन सा केस है ये? सायरा बानो, शबनम हाशमी, शाह बानो या आयशा बीबी? तो ध्यान रखिएगा, ये शाह बानो का केस है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो, शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान। ठीक है, अब इसके बारे में एक थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं समझा देता हूं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो के प्रकरण में जो है, शाह बानो के जो पति हैं शाह बानो के पति ने उन्हें तलाक दे दिया। तब उनकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी शाह बानो की। ठीक है, और शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण भत्ता के लिए भरण पोषण का जो भत्ता है उसको दिए जाने की मांग की है। न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया नहीं, यानी कि अब उन्हें जो है भरण पोषण भत्ता जो है वह मिलेगा। शाह बानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले का भारी विरोध हुआ और अंततः सरकार ने जो है मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं, उलेमा होते हैं, उनके दबाव में आकर मुस्लिम महिला तलाक पर जो है संरक्षण अधिनियम 1986 पारित कर दिया है। और इसी अधिनियम के जरिए शाह बानो के पक्ष में जो आया फैसला है वह भी पलट दिया गया है और यही वजह है कि उन्हें जो है फिर बच्चों के भरण पोषण के लिए भत्ता नहीं दिया गया है। तो ये केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ है? बताइए, दंड प्रक्रिया जो है संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 3 फरवरी 2013 को। कब? 3 फरवरी 2013 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जिक्र किस में किया गया है? यानी कि 3 फरवरी 2013 को लागू हुआ है, ये किस धारा में कहा गया है? तो ये धारा 1(2) में कहा गया है। ठीक, धारा 1(2) में इस बात का जिक्र किया गया है। एक सेकेंड, हाँ ठीक। चलिए हमारा अगला सवाल, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? किस वाद में ये बात कही गई है? PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। AIR 1983 के वाद में जो है धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया था और इस वाद में जो है धारा 303 के जो प्रावधान की वैधानिकता थी
उसको जो है इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त धारा के प्रावधान जो हैं अनुच्छेद 14 और 21 के विसंगत माने गए हैं। किन अनुच्छेदों का जो है उल्लंघन माना गया था इसमें? अनुच्छेद 14 और 21 को उल्लंघन माना गया था इसमें। अनुच्छेद 14 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18 जो है समता का अधिकार दिया गया है, और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता के प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित करता है कौन सी धारा? भारतीय दंड संहिता जो है कि में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन जो है कौन सी धारा वर्णित करती है? बताइए कौन सी धारा वर्णित करती है? तो धारा 99। ठीक है। सामान्य आशय का वो ध्यान रखिएगा, भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 99 में प्रतिरक्षा के अधिकार को निर्बंधित किया जाता है, और धारा 99 के अंतर्गत उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, सामान्य आशय का प्रावधान जो है किस धारा में किया गया है? सामान्य आशय का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो धारा 34 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, सामान्य आशय का प्रावधान जो है भारतीय दंड संहिता 1860 की, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में इसका जो है जिक्र किया गया है। ठीक है। चलिए, भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है? बताइए, भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 की वह कहाँ पर लागू है? तो यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है? तो भारतीय दंड संहिता यह भी कहाँ पर लागू थी? भारतीय दंड संहिता किस कब की है? तो 1860 वाली है। पहले ये कहाँ पर लागू थी? यहाँ पर लागू है लिखा, यहाँ पर लागू थी होना चाहिए, क्योंकि अब इनमें जो है परिवर्तन कर दिया गया है, अब न्याय संहिता हो गया है। तो यह भी संपूर्ण भारत में लागू थी उस टाइम। ठीक है। और यहाँ पर अगला सवाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बदला गया है, नया है, और यहाँ से ये सवाल जो है बहुत अच्छे से बन सकता है। बताइए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, धारा 21B में, धारा 21B में, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की धारा 21B में जमानत शब्द को जो है परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का ये जो टेस्ट है, हमारा टेस्ट नंबर 3, हमने बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके रिवीजन करते हुए, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास और हमारी मेहनत पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए दी जाएँ चैनल पर, आप उनसे वंचित ना रहें, समय पर जो है आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।